मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा दिनेश कुंवर जी आपसे। क्या लगता है आपको कि क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यही सरकार को बचाएगी या कोई और दूसरा माध्यम होगा? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। माइक। सबको नमस्कार और सबसे ज्यादा होली की सबको बहुत बहुत बधाई। पर्व होली का निकल गया है और इन रंगों में गुलाल से ज्यादा ईडी और सीबीआई के जो छापे थे उन्होंने ज्यादा असर दिखाया है। अभी आपने चर्चा की अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो कुछ भी अदालत में कहा है, और उससे पहले आप अरविंद केजरीवाल जी को तो एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने जिसका नाम आपने रखा है वो वॉशिंग मशीन में जाने से इनकार कर दिया। इसलिए उनको जो लोग भी उस वॉशिंग मशीन में नहीं जा रहे हैं उनको इधर से गुजरना पड़ेगा। आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, किसी भी हथकंडे से आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में पिछले जो दिनों से जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ एमपी का इलेक्शन होता है। राज्यसभा एमपी चुनकर भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन जी चुनकर चले जाते हैं, डिस्पाइट उस हालत में जबकि कांग्रेस के पास 40 अपने और 3 इंडिपेंडेंट 43 लोग जो थे वो दिख रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के पास 25 लोग ही उनके विजेता एमएलएस थे। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा खौफ उन लोगों को दिया गया जो वो मजबूर हो गए, या उनको किस तरीके से लपेट लिया गया? और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हुआ ये कि 27 तारीख को ये घटनाक्रम होता है, 28 को स्टेट का फाइनेंशियल बजट पास होता है, और उस बजट के बाद से लेकर आज तक, आज 28 मार्च है, ये 9 लोग गायब रहते हैं अपने घरों से, अपने विधानसभा क्षेत्रों से, और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश से। कहां ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको घुमाते रहे। ऐसा चर्चा में रहा कि ये उनके ही संपर्क में और संदर्भ में रहे। यहां तक कि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी इन लोगों को प्रोवाइड करवाई गई। इनके घरों पर गांव में वो 10-10 जवान या 5-5 जवान वहां पर लगा दिए गए, और इस तरह से एक हालत बन गए कि ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना होकर एक मतलब जिसको नजरबंदी वाला सीन ऐसा कुछ देखने में आया। तो इस हद तक ये चीजें हो रही हैं। तो इन परिस्थितियों में मैं देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र की जो हम बात करते हैं, पहले तो वही खतरे में दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये जो चुनाव होने जा रहा है, अब इसमें हुआ क्या है? अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये सारा घटनाक्रम जब शिमला में होता है, तो इन 6 बागी, जो कांग्रेस के 6 बागी थे और 3 इंडिपेंडेंट, इनमें से इनको उठाकर गायब कर दिया जाता है। और उधर अगले दिन ही ये लोगों को विधानसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर वहां विधानसभा में पहुंचते हैं और अपने केस को प्लीड करते हैं। और फाइनली वो प्लीड करने के बजाय वो उन 6 लोगों को रिजाइन होता है, रिजाइन नहीं होता, उनको हटा दिया जाता है, एक्सपेल किए जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आगे जो कार्रवाई है वो अभी तक लंबित है, लेकिन वापस आकर पिछले 2 दिन का घटनाक्रम यह है कि आकर ये भारतीय जनता पार्टी के पटके पहनते हैं, इनको पार्टी में शामिल किया जाता है, और ये 9 के 9 लोग आज हम पूरे अपने 9 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और उनके एमएलएस के साथ, जो उनके साथ ज्वाइंट किए गए हैं, उनको लेकर ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। तो वहां पर आज का मंजर ये है कि लोग उन्हें स्वीकारते हैं या नकारते हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन
हालात ये हैं कि येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से आपको सत्ता हथियानी है, तो इसमें ईडी का रोल हो, सीबीआई का रोल हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रोल हो, आपको किसी भी लपेटे में कभी भी लिया जा सकता है। तो ये परिस्थितियों में आप कोशिश, और इसके साथ साथ बार बार मुझे हैरत हुई है संजय जी ये जानकर, और ये उस दिन मैं ये सुनकर भी बहुत हैरत में था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे थे। वो ईवीएम को लेकर इस तरह से अपना एक बड़ा पुलंदा उठाकर लेकर आए थे, जो मतलब उनको लग रहा था कि मैं किसी अदालत में जा रहा हूं और वहां पर जाकर मुझे ये प्रूव करना है कि किसी भी तरीके से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि ईवीएम है, इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये हो नहीं सकता। मैं ये मानता हूं ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कतई नहीं मान सकता कि ईवीएम के साथ प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। दैट इज एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज देयर, चाहे वो छोटा से छोटा कैलकुलेटर है, वो बिना प्रोग्रामिंग के नहीं चलता। तो इस परिस्थिति में ये ईवीएम, सीबीआई, ईडी एंड आईटी, ये सब लोग किसी भी तरीके से इन सब के प्रेशर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज हुई है अभी, जो बौखलाहट में है ये लोग, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इन लोगों को एक्सपोज किया है, वो इनके गले की फांस बन गया हुआ है। आज किसी के पास, मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, आई वाज देयर इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेट केस प्रेसिडेंट, स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट इस बात का जवाब नहीं दे रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, और वो घुमा घुमा कर सिर्फ बात को, वो संबित पात्रा की तरह बात को मेन मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे थे। फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात होती रही। मैं आपको बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर आज बोलने के काबिल नहीं रही है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आज वो कंगना रनौत, हाँ सर मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, कंगना रनौत के ऊपर एक कमेंट आ गया सुप्रिया श्रीनेत का, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत लंबा व्याख्यान दिया। मैंने उनसे ये पूछा, और वहां पर लोगों ने बार बार उनसे ये जानना चाहा कि ब्रिजभूषण शरण के मामले में जहां पर शरेआम सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है, उसके ऊपर अभी तक भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उसको क्यों प्रोटेक्ट किया जाता रहा। तो फिर उसके जवाब में फिर वही सुप्रिया श्रीनेत, और फिर दूसरे किसी मणिपुर के इशू पर कुछ नहीं बोलना चाहते, महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरे इश्यूज पर कुछ नहीं बोलना चाहते, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर की बात करते हैं। इस वक्त ये हालात हो गए हैं कि कुल मिलाकर फ्रस्ट्रेशन में ये लोग नजरें चुराते हुए फेस सेविंग कर रहे हैं। तो मैं अभी तक तो ये परिस्थितियां इनकी बन गई।